ओके, कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी डूइंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये कंपनी के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट के बाद एक और चीज बनती है, देन बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट से पहले ये बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका नाम ही बता रहा है चेंजेस इन इक्विटी, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्विटी में जो भी चेंजेस हुई हैं वो पता चले हमें। इक्विटी में चेंजेस कैसे होती हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स, नए शेयर इशू हो जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, कोई बोनस शेयर इशू हो जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सारी बातें वो हैं जो कि इक्विटी में कुछ चेंजेस लेकर आती हैं। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास फॉर्मेट है इसका। देखो, इसके फॉर्मेट में, इक्विटी के फॉर्मेट में हमारे पास 6 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग। वैसे 5 चीजें और एक आखिर में टोटल सब मिला के 6 हो गई। आई रिपीट वंस अगेन, पहली चीज क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स। सेकंड वन इज शेयर प्रीमियम। थर्ड इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। फोर्थ इज जनरल रिजर्व एंड फिफ्थ इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये इक्विटी के अंदर जो है ना, ये देखो, ये जो शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, ये दोनों कहलाते हैं कैपिटल रिजर्व्स। दे आर कॉल्ड कैपिटल रिजर्व्स। और जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, ये कहलाते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो कि बड़ी ट्रांजेक्शन से आए, जैसे कि शेयर इशू करने पे कोई प्रॉफिट कमा लिया, वो शेयर प्रीमियम है। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है कि आपने एक आपकी प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये क्या है? कैपिटल ट्रांजेक्शन है। और रेवेन्यू रिजर्व में क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व में वो चीज आती है जो कैपिटल ट्रांजेक्शन ना हो, जो डे टू डे मतलब प्रॉफिट से जो हुई हो ट्रांजेक्शन, वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट है इसका। इस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। बैलेंस ब्रेकडाउन आपको सारे गिवन होंगे। फिर सबसे नेक्स्ट चीज हमारे पास जो फॉर्मेट में आएगी वो क्या आएगी? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर से क्या होगा? हमारा रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। देन उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में क्या होगा? रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व बढ़ेगा और रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। डिविडेंड्स जो हम पे करेंगे ना, वो क्या होगा? लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड होगा और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड होगा। ये याद रखना। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी पे किया जाए, और फाइनल डिविडेंड क्या होता है? साल खत्म होने के बाद पे हो। क्या मतलब है? इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक आम लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। हम शेयर होल्डर्स को बोलेंगे यार पूरे साल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद देखेंगे कितना डिविडेंड देना चाहिए आपको, तब हम देंगे। तब एक शेयर होल्डर है बेचारा जो बोल रहा है भाई मेरी तो ये, और मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मैंने तो सारा जो भी जमा पूंजी थी वो आपके बिजनेस कंपनी में लगा दी है, अब मुझे कुछ पैसे तो मिले घर चलाने के लिए। तो पार्टनर्स में तो आपस में क्या होता है, हर महीने थोड़ी थोड़ी ड्राइंग्स कर रहे होते हैं लोग। कंपनी में तो ऐसा नहीं होता ना कि ड्राइंग्स कर रहे हो। तो कंपनी देखती है, कुछ अच्छी कंपनी होती हैं, आमतौर पे कंपनी तो उसकी ये बात रिजेक्ट कर देगी, भाई तुम बेवकूफ हो, तुमने सारा पैसा यहाँ क्यों लगाया। ठीक है, लेकिन आमतौर पे कंपनीज का रूल तो यही होता है कि वो साल के बाद ही देते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी जो बड़ी कंपनी, जिनको पता है यार हमारा कैश फ्लो भी अच्छा है और हमारा प्रॉफिट आना ही आना है, हर महीने कंपनी वाले तो कैलकुलेट कर रहे होते हैं प्रॉफिट, उनको इंतजार करने की जरूरत थोड़ी पूरे साल की। तो वो देखते हैं शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए हर थोड़े थोड़े टाइम में डिविडेंड देते रहते हैं, इंस्टेड ऑफ के साल के आखिर में वो 15-20 रुपए का डिविडेंड दें। इससे बेहतर है हर 3 महीने बाद 5-5 रुपए का देते रहे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये भी हो सकता है ना कि यार उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया कि 20 रुपए का मुझे डिविडेंड देना है साल के आखिर में, तो हर 3 महीने बाद 5 रुपए का डिविडेंड देते हैं, शेयर होल्डर भी खुश होता रहे, यहाँ भी पैसे मिलते जा रहे हैं, 3-3 महीने बाद मिल रहे हैं पैसे, है ना। इसमें ये हो सकता है कि लास्ट में, आखिरी में, अच्छा ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम होगा तो जो फाइनल डिविडेंड होगा वो एंड में दे देंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे 3 दफा आपने 5-5 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 15 का डिविडेंड चला गया, आपको 20 का देना था, लेकिन देखा प्रॉफिट कम हो गया यार, अब तो 18 का देना है, तो क्या करेंगे? आखिरी डिविडेंड कितने का दे देंगे? 3 रुपए का दे देंगे। समझ रहे हो बात को ना? तो बेसिकली डिविडेंड जो है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद। बट इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर, अंदाजन। लेकिन अंदाजन हमेशा ज्यादा देंगे या कम देंगे? कम देंगे, थोड़ा कम देंगे, लेकिन बस ये होगा कि शेयर होल्डर से कुछ मिल गया। एग्जैक्टली मतलब एक थोड़ा उनको खुश रखने के लिए, अपनी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी करने के लिए, गुडविल कंपनी की बढ़ाने के लिए ये होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा कैश फ्लो कोई पोजीशन में वो भी नहीं है, कोई कैश का मसला भी नहीं है, तो कंपनी तो चाहेगी ना कि शेयर होल्डर को पैसे देते वो खुश हो जाए। तो ऐसा है। इसी तरह से जो है ना, कहते हैं हमारे पास क्या है? अच्छा, डिविडेंड में होता ये है कि जो डिविडेंड का रूल पता है क्या है? डिविडेंड का रूल ये है कि जब पे करोगे ना उस साल में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे इंटरमेंट डिविडेंड हमने पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड कब पे होगा? 31 दिसंबर के बाद। आपका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर को है, फाइनल डिविडेंड कब होगा? उसके बाद। तो रूल ये है कि अगर जो 31 दिसंबर के बाद पेमेंट हो रही है ना, वो अगले साल के एक्सपेंस में जाएगा।
मतलब एक्सपेंस में तो खैर जाता ही नहीं है, मतलब अगले साल की चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, फाइनल डिविडेंड कब पे होता है? ईयर एंड होने के बाद। तो रूल ये, जो चीज ईयर एंड होने के बाद पे हो रही है ना, तो वो इस साल की चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आ सकती, वो कब जाएगी? अगले साल की चेंजेस इन इक्विटी में जाएगी। तो इसका मतलब है, इसीलिए फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, इंटरिम, ये फाइनल डिविडेंड कब का है? लास्ट ईयर का। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड हमने कब पे करा होगा? इस साल। और इस साल करंट ईयर का कौन सा डिविडेंड आएगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरिम। बात समझ रहे हो? फाइनल डिविडेंड किसका आएगा? लास्ट ईयर का, क्योंकि इस साल का फाइनल डिविडेंड कब चला जाएगा? अगले साल में। ठीक है, तो ये है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर रिवैल्यू हो जाए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फिर राइट इशू अगर हो जाए, राइट इशू का मतलब फ्री में नहीं दिए शेयर्स, पैसों से दिए हैं। राइट इशू से क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर्स भी बढ़ेंगे, और अगर प्रॉफिट के ऊपर दिए होंगे तो प्रीमियम के ऊपर दिए होंगे तो शेयर प्रीमियम भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट पे इशू नहीं किए, जितने का है शेयर उतने का ही दिया है, तब क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर बढ़ेंगे। ये राइट इशू जो होता है वो क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर दे रहे हैं, बट फ्री में नहीं दे रहे, पैसों से दे रहे हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि बोलूं मैं, यार मैं तो कंपनी का शेयर होल्डर हूँ भाई, मुझे तो उतने का ही दो जितने का शेयर की वैल्यू है। नहीं, कंपनी का की मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा चल रही है, मिसाल के तौर पर एक शेयर है कंपनी का 10 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, मार्केट में वो 15 रुपए का चल रहा है, तो कंपनी जब नेक्स्ट टाइम इशू करेगी तो वापस 10 में थोड़ी इशू करेगी। कंपनी वाले क्या कहेंगे? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा चल रही है तो हम क्यों ना कमाएं, अपने ही शेयर होल्डर्स को क्यों ना बेचना हो, फिर भी हम कमाएंगे। हाँ, ये हो सकता है 15 की मार्केट वैल्यू चल रही हो तो आपने 14 में दे दिया, अदरवाइज 15 में ही दोगे तो कोई आपसे लेगा क्यों? मार्केट से ही जाके ले लेगा, है ना? तो थोड़ा सा कम करोगे बट प्रॉफिट फिर भी कमाओगे। इसको शेयर प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो प्रीमियम होगा। जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ऑर्डिनरी शेयर की फेस वैल्यू भी कहते हैं उसको, पार वैल्यू भी कहते हैं उसको, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, तीन नाम है इसके। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक जो है कहते हैं नोट है, उस नोट पे जो है 1,000 रुपए का नोट है, 1,000 रुपए लिखा हुआ है, तो ये 1,000 रुपीज की क्या है? पार वैल्यू। लेकिन जब रमजान ईद का जो मौका आता है तो उसमें वो कड़क नोट महंगे बिकते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो उसका क्या है? प्रीमियम है। समझ आ रही बात? जो नोट पे लिखी हुई अमाउंट है दैट इज पार वैल्यू, उसके ऊपर से कोई पैसे ले रहा है दैट इज प्रीमियम। शेयर्स में भी यही होता है, शेयर्स पे प्रिंटेड वैल्यू होगी अगर, दैट इज कॉल्ड द पार वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। लेकिन प्रीमियम उसके ऊपर होगा, लेकिन प्रिंटेड नहीं होगा प्रीमियम, वो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ओके, इसके बाद बोनस इशू होता है। बोनस इशू से क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन शेयर प्रीमियम क्या होगा? कम। और शेयर प्रीमियम अगर खत्म हो जाए, दूसरे नंबर पे क्या होगा? बोनस इशू के लिए मैंने आपको प्रायोरिटीज बताई थी बोनस इशू की, सीक्वेंस क्या था बोनस इशू के लिए? कहीं लिखवाई थी मैंने, पीछे वाले पेज पे कहीं होगी। बोनस इशू के लिए वैसे सीक्वेंस क्या है? बोनस इशू सबसे पहला क्या होगा? शेयर प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए फिर कहाँ जाएंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। सॉरी, रीवैल्यूएशन रिजर्व अब कैंसिल आउट हो गया है। पहले पुराने क्वेश्चन में देखोगे ना, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिया होगा, इस साल से रीवैल्यूएशन रिजर्व कैंसिल हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? जनरल रिजर्व। और तीसरे नंबर पे रिटेन्ड अर्निंग्स। चेंजेस इन इक्विटी में तो आएगा लेकिन वो उससे बोनस इशू नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या? नहीं, अगर रिटेन अर्निंग भी खत्म हो गई, शेयर प्रीमियम भी खत्म है, जनरल रिजर्व भी खत्म है, रिटेन अर्निंग, तीनों चीजें खत्म है, तो बोनस इशू कर ही नहीं सकते हम। बोनस तो पैसा चाहिए, शेयर होल्डर से नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं ना शेयर, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ इस्तेमाल करोगे, या तो आप शेयर प्रीमियम यूज करोगे, दूसरे नंबर पे आप जनरल रिजर्व, वरना आप रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, वो ऑर्डिनरी से तो नहीं, वही तो बढ़ाने ऑर्डिनरी शेयर, उसी में तो कैसे यूज करेंगे। चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लो इसका। फॉर्मेट बना लेंगे सबसे पहले, इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं।
ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शेयर प्रीमियम, इसके बाद आएगा जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सीक्वेंस में ही चलना है। जी, फॉर्मेट कभी कभार बना हुआ भी आ जाता है, कभी कभार नहीं बना हुआ आता। फॉर्मेट बना हुआ भी आएगा तो खाली हेडिंग्स डली हुई होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी होगा, या फिर टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, बैलेंस फॉर्मेट बना हुआ आएगा, पर कुछ लिखा हुआ थोड़ी होगा, खाली टेबल बना हुआ होगा ना। वैल्यूज आपको खुद ही डालनी होंगी, नाम भी सारे खुद ही लिखने होंगे। नहीं वो ऐसा समझ रहा है कि सारा लिखा होगा, वो एक्स एक्स की जगह आपको वैल्यूज डालनी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि बस आप वैल्यूज एक्स एक्स की जगह डाल दो। फॉर्मेट होगा भी ज्यादातर, ये बॉक्स बना होगा, लाइनें बनी हुई होंगी बस। चले, बैलेंस ब्रॉट डाउन इन सबके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। कितने का है भाई ऑर्डिनरी शेयर? शेयर प्रीमियम का भी गिवन है 10,000। नहीं है इस क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व 20,000। क्वेश्चन में ना भी हो ना, अगर हेडिंग में फिर भी लिखा करो, डैश डाल दो, कि आगे जाके आ गया तो किसी ट्रांजैक्शन में भी कभी कभार आ जाता है, एडजस्टमेंट भी आ जाता है। या तो एडजस्टमेंट भी देख लो पहले सारी, कि नहीं है तो ठीक है, फिर इन सबको ऐड करेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व, डैश नहीं डालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व है नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने लिख कॉलम बना लिया था और डैश डाल दिया। सबकी अटेंशन हो मेरे साथ, शाबाश। फॉर्मेट बन गया। ओके, अब सबसे पहले आएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है 100,000। ये रहा ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, बैलेंस बीटी सबका गिवन होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद क्या आएगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होगा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व में हम ऐड करेंगे 25,000 और रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे 25,000। देन राइट इशू, राइट इशू में क्या होगा? 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20 ईच। नहीं, दोनों में ही प्लस होगा। 20,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं ना हम, और शेयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? $1 है। तो क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर में तो 20,000 आ जाएगा, और शेयर प्रीमियम में सिर्फ उसका प्रॉफिट आएगा। कितने का प्रॉफिट है? 0.2 का है ना। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 लिखा हुआ है ना, ये ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 0.0220 पर शेयर। भाई $1 का शेयर है क्या? सही। अच्छा भाई, राइट इशू में क्या हुआ? 20,000 ऑर्डिनरी शेयर में आ गए, और 4,000 किसमें चला जाएगा? प्रीमियम में। क्योंकि $1 का शेयर है ना, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करना जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। 20,000 आ गया ऑर्डिनरी शेयर में, और 4,000 इसका शेयर प्रीमियम हो गया।
टोटल में चला जाएगा 24,000। देन बोनस इशू क्या होगा 1 for 5। तो जिसके पास पहले से 5 शेयर हैं उसको एक और मिल जाएगा फ्री में। पहले जरा कैलकुलेशन कर लें। इस वक्त हमारे पास 2 लाख के जो है ना ऑर्डिनरी शेयर थे और 20,000 के मजीद शेयर इशू हो गए। टोटल शेयर कितने हो गए 2,20,000 के डिवाइडेड बाय 5। 1 for 5 है ना 20,000 डिवाइड बाय 5 क्या होगा आंसर? ये कैलकुलेशन करके बताया मैंने 4,000 की। देखो प्रीमियम ऑफ 0.20 बोला हुआ है ना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20। अब मेरे साथ हो जाओ। ये बोनस इशू कैसे निकाला मैंने? 2 लाख के शेयर्स पहले से थे 20,000 के और इशू हो गए। टोटल शेयर्स कितने के हो गए 2,20,000 के 44,000 के हो गए शेयर्स। अब ये फ्री में इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर जो है फ्री में होते हैं तो उसके लिए हम अपने रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे। शेयर होल्डर को तो फ्री में दे रहे हैं, शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले रहे, बट कंपनी अपने रिजर्व इस्तेमाल करेगी। तो क्या होगा बोनस इशू लिखेंगे। बोनस इशू से क्या होगा आपके ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन कम क्या करना है सबसे पहले हम देखेंगे शेयर प्रीमियम में पैसे हैं क्या 44,000 अवेलेबल है? नहीं है। 14,000 निकाल लेंगे हम शेयर प्रीमियम से। बाकी मजीद कितने और निकालने पड़ेंगे? 30 और निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी जो है वो है जनरल रिजर्व, उसमें से 30 निकाल लेंगे बस। ब्रैकेट लगेगा आखिर में 0 आ जाएगा, डैश आ जाएगा टोटल में, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई रिजर्व कुछ आया नहीं है। एक चीज को हमने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया सॉर्ट ऑफ। हमने क्या किया है शेयर प्रीमियम को और जनरल रिजर्व को दोनों को जो है वो ट्रांसफर किसमें कर दिया? ऑर्डिनरी शेयर्स में ट्रांसफर कर दिया। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। शेयर और शेयर जो होता है वो कैपिटल होता है, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये बोनस इशू फ्री में देने का कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को क्या फायदा है बोनस इशू फ्री में देने से? मेन एक तो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो रही है, खुश हो रहे हैं शेयर होल्डर। दूसरा फायदा पता है क्या हो रहा है? कैश नहीं जा रहा जेब से। जेब से कैश नहीं जा रहा आपके, है ना। अगर आप ये देखोगे ना कैश जाएगा, अगर आप पैसे दोगे उनको तो कैश जाएगा। आपने उनको शेयर ही दे दिए तो क्या होगा आपके जो रिजर्व हैं वही कन्वर्ट हो गए कैपिटल में। तीसरी बात ये भी हो गई कि वो हमेशा के लिए लॉक हो गए वो पैसे। जो रिजर्व शेयर में कन्वर्ट हो गए अब वो वापस नहीं हो सकते कभी। अगर वो जनरल रिजर्व में पड़े होते तो कल को शेयर होल्डर बोलते यार इतना पैसा जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है हमें डिविडेंड दो। तो इन्होंने क्या किया ये होशियारी से ये सारा का सारा पैसा किसमें कन्वर्ट हो गया? कैपिटल के बोनस इशू में। तो इससे ये होगा कि कब बिजनेस के अंदर हमेशा के लिए लॉक हो गया ये पैसा। अब ये बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ, कब किया जाता है बिजनेस की एक्सपेंशन वगैरह करनी हो जब भी किया जाता है ये, ताकि पैसे निकले नहीं, शेयर होल्डर्स को शेयर मिल जाए और बिजनेस के पास पैसे रह जाए, एक्सपेंशन में काम आए पैसे। पैसे नहीं निकले ना, रिजर्व भी तो कोई कैश थोड़ी था। जनरल रिजर्व कन्वर्ट हो गया शेयर में। जनरल रिजर्व जो होता है वो फिजिकली कैश थोड़ी अलग करके रखा हुआ होता है। डिवाइड बाय 5 इसलिए क्या बोला 1 for 5। इस बंदे के 5 शेयर तो एक मिलेगा फ्री में, तो डिवाइड बाय 5 ही होगा। अगर अगर 1 for 5 नहीं होता 2 for 5 होता ना तो क्या होता? डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ रहे हो बात को? 1 for 5 का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 1 मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है ना, मैंने 0.5 ही कर दिया बस। कभी कभार 2 for 5 भी आता है, 3 for 8 भी आ चुका है एक दफा। तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3/8। 5 शेयर पे एक शेयर और फ्री में मिलेगा। तो बस एक एवरेज है ना, तो पॉइंट में भी मिल सकता है। जिसके बाद 4 शेयर होंगे तो उस हिसाब से ही मिल जाएगा, 0.8 शेयर मिल जाएगा उसको। अच्छा भैया डिविडेंड्स की बात कर लें, बात है नहीं बेटा। डिविडेंड्स हमारे पास क्या है? इंटरिम और फाइनल। डिविडेंड्स जो है वो इंटरिम है और फाइनल है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.03 इन सबको डिविडेंड मिलेगा। फाइनल लेकिन पिछले साल का कुछ लिखा हुआ नहीं अभी फिलहाल, तो हम यही कर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया होगा पिछले साल का तो करेंगे। इंटरिम और फाइनल दोनों डिविडेंड करूं 0.03 मल्टीप्लाई बाय टोटल टोटल सारे 2 लाख किए हैं, 20,000 वाले 2,20,000 और 44 कितने हो गए? सबको मिलेगा। क्या बना है टोटल इंटरिम और फाइनल दोनों डिविडेंड बता दो मुझे।
अब बैलेंस शीट ही निकाल लोगे सारे। नहीं, कहीं से रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है ये। अच्छा भाई, ये 264,000 कहाँ से आया? इन सबको टोटल किया मैंने। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के थे? 2 लाख के पहले से थे, 20,000 के और आ गए, 44 के और आ गए, 264,000 टोटल हो गए। करें ऐड सारे। फाइनल आंसर क्या बन रहा है? ये तो बनेगा 264,000। देन ये जीरो हो गया, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं, ये भी जीरो है। और 20 और 25 कितने होगा? 45 माइनस 30, 15,000। और रिटेन अर्निंग जो टोटल कर ले आप लोग कैलकुलेटर से। क्या आंसर आ रहा है फाइनल जी? 377,600। अब मैं जैसे भी कैलकुलेट करूँ ना, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। अगर हम यूं कैलकुलेट करें या फिर हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करें, इट शुड बी सेम। 377,600 होना चाहिए। ठीक है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2। चलें शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। एक सेकंड में चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई नहीं एडजस्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट बी में क्या बोला हुआ? अच्छा, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन इज वेरी सिंपल। ये भी कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन जो हम बनाएंगे, इक्विटी एंड रिजर्व, अच्छा भाई, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन में क्या होगा? जितनी भी चीजें चेंजेस इन इक्विटी में ना, इन सब के नाम हम लिख देंगे लाइन से, वर्टिकली। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। जितनी भी चीजें चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम्स है ना सारे, ये सारे नाम आ जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शेयर प्रीमियम। लेकिन शेयर प्रीमियम खत्म हो गया ना, जीरो हो गया ना। जी जीरो है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्या हो गया? जीरो, उसको भी नहीं लिखो। नेक्स्ट क्या है फिर? जनरल रिजर्व। फिर नेक्स्ट क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर से शुरुआत करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के हैं? 264,000। जनरल रिजर्व 15,000। रिटेन्ड अर्निंग्स है 98,600। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल क्या आएगा? 377,600। बेटा अभी मैंने बताया, जो चीज जीरो हो जाएगी वो नहीं आएगी, वरना आएंगे सारे। अगर जीरो नहीं हुआ होता तो आता वो भी। बस ये देखो, ये चेंज इन इक्विटी बनाया पूरा आपने, ये इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन, ये बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल वाला पोर्शन है ना कंपनी का, ऐसा बनता है। बाकी वैसे बनेगा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। लेकिन जो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन। ये बैलेंस शीट में आएगा ये। इसके बाद क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आएंगी। ठीक है। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डन हो गया सबका? शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे आप लोग। एक सेकंड। तकरीबन इसी तरह और भी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मेन अभी तो ये है, जब ये क्वेश्चन आता है चेंज इन इक्विटी का, ऐसे ही आता है। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ आए, एक भी आ सकता है।
इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन हमेशा नहीं आता, ज्यादातर जो है चेंजेस इन इक्विटी आती है। चलें आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं, आता ही है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। लॉस में भी देती हैं कंपनीज डिविडेंड अक्सर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। नहीं, अगर कोई कंपनी लॉस में हो तो वो भी जरूरी नहीं कि लॉस में हो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर पुराना रिजर्व रिटेन अर्निंग्स बढ़ी हुई हो, पुरानी जनरल रिजर्व बढ़ा हुआ हो, तो वहां से दे सकते हैं ना डिविडेंड तो। अच्छा भाई चलें, लेट्स स्टार्ट। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा क्या है, 300, 14, 50, 40 एंड 15 सबको ऐड करेंगे, क्या बन रहा है टोटल्स का, 454000। देन हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर से। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है हमारा, 150,000। अच्छा अभी टोटल में भी आ जाएगा 150,000। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद हमारे पास क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 35,000 रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा और जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा, और टोटल में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। हाँ एक जगह प्लस होगा, एक जगह से माइनस होगा ना, रिटेन अर्निंग में से निकाला और जनरल रिजर्व में डाल दिया। राइट इशू, राइट इशू क्या करें, 148, राइट इशू ऑफ 148, मतलब जिसके पास 8 शेयर हैं वो एक शेयर और खरीद सकता है। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि सबने खरीद लिया, ठीक है, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं इन्होंने कितने लोगों ने खरीदा है कितने लोगों ने नहीं, तो अज्यूम करेंगे सबने खरीद लिया। ठीक है, तो क्या होगा 148, तो 300,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 37500, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए ना, और शेयर प्रीमियम भी आएगा 37500 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है, ये हो जाएगा राइट इश्यू। राइट इश्यू इज 5625, ये तो हमारा जो है क्या कहते हैं शेयर प्रीमियम हो गया 56, और 37,500 आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं हो सकता, कोई गलती है, दोबारा करो। 3, नहीं कोई गलती है, दोबारा करो। ठीक है 43, नेक्स्ट बोनस इशू, बोनस इशू, बोनस इशू क्या है 146। सबकी अटेंशन बेटा बोर्ड की तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए। बोनस इशू है 146। 146 के लिए क्या करना होगा आपको, पहले सारे के सारे ऑर्डिनरी शेयर्स लोगे आप। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 300 और 37,500, तो ये हो जाएगा 337,500 मल्टीप्लाई बाय 1/6। बोनस इशू करने से पहले जितने भी ऑर्डिनरी शेयर होते हैं ना सारे प्लस हो जाते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय जो उनका रेशियो है 1/6 बोला हुआ वो करेंगे, क्या बनेगी वैल्यू, हाँ 56,250 का क्या करना है हमें, बोनस इशू करना है। सबसे पहले ही प्रायोरिटी क्या होती है इसमें, कि शेयर प्रीमियम से हम निकालें, शेयर प्रीमियम में कितने अवेलेबल हैं, 56,250, तो यहां से निकाल 56,250 तो ऑर्डिनरी शेयर में प्लस हो गए, लेकिन शेयर प्रीमियम में से कितने निकाल सकते हैं हम, 14,000 पहले से थे और 5625 और थे, 19,625 पूरा शेयर प्रीमियम खाली कर दिया हमने। अब मजीद कितने और चाहिए, इस बात को समझो, कितने और चाहिए, क्या मतलब कितने और कैसे पता चल रहा है, मुझे टोटल चाहिए 56,250।
तो मतलब 56250 में से माइनस कर दोगे 19625। 3 टोटल में जीरो आएगा, ठीक है ना, इसमें टोटल में जीरो आ जाएगा। मैंने आई एम सॉरी, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं आएगा, ये जनरल रिजर्व में से, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं निकाल सकते, लास्ट ईयर तक इट वाज अलाउड, लास्ट से लास्ट ईयर तक, पिछले एक साल पहले उन्होंने सिलेबस में लिख दिया है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस इशू, नहीं बोनस इशू के लिए यूज नहीं हो सकता। बस रीवैल्यूएशन रिजर्व का काम जब होगा, अगर बताएंगे कोई प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही है तो उसमें प्लस हो जाएगा, बस माइनस नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है ना, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं, A2 में जाकर है। अभी हमारे सिलेबस में से अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बारे में है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है वैसे नॉर्मली, अभी तक नहीं आई पास्ट पेपर्स में, अगर लेटेस्ट में आ गई है मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये समझो रिवैल्यूएशन रिजर्व, अभी जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगी ना बता दूंगा, छोटी सी एडजस्टमेंट है उसकी, ठीक है बच्चों। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में से यूज करने की इजाजत नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर जो है, जो प्रीमियम होगा, बोनस इशू होगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा, शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए तो फिर हम जाएंगे जनरल रिजर्व पर। पुराने क्वेश्चन में आप देखोगे मार्किंग स्कीम में रिवैल्यूएशन रिजर्व भी यूज किया गया होगा, क्योंकि एक साल पहले ये खत्म हुआ है। फिर डिविडेंड्स, डिविडेंड्स में आएगा इंटरिम और फाइनल। इंटरिम डिविडेंड जो है वो 0.10, टोटल करो देखो, ठीक है। 300,000, 37,500 और 56250, इन सब का टोटल कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 39375, ये हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड। जी 39375 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा। और इसको फाइनल डिविडेंड के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.05 से करेंगे, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो। 39375 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अगर हम कर रहे हैं, डेसिमल में आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। जरूरी नहीं इंटरिम ज्यादा दे दिया तो फाइनल थोड़ा कम कर दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपने पहले इंटरिम को इंसिडेंटली होता है, ऐसा होता नहीं, आमतौर पे इंटरिम कम ही होता है। हाँ, प्रॉफिट के हिसाब से होता है ना, आइडिया नहीं होता ना कि प्रॉफिट कितना होगा, पहले अंदाजन दे देते हैं कुछ, ऐसा होता नहीं है इतना आसानी से कि लॉस हो जाए। कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं होती है, कोई बहुत ही ज्यादा हो जाए अनफोर्सीन सिचुएशन, अचानक से कोई कोविड आ गया, कुछ हो गया तो लॉसेस हो गए, तो वो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, शेयर होल्डर को मिल गया, वापस नहीं ले सकते शेयर होल्डर से। ये नहीं बोल सकते कि हमने आपको 6 महीने भर डिविडेंड दिया था सब वापस जमा करवाएं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस शीट ही निकालेंगे हम। 393,750 आ गया इसका। शेयर BMS एम्प्टी खाली है। रीवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 होगा पूरा पूरा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और जनरल रिजर्व में कितना बचा है जी, रेट एंड अर्निंग में कितने बच गए,
जी, ये वैल्यू नहीं आ रही। वन 105,937। अच्छा भाई, नेक्स्ट। फाइव डबल एट। चलो $1 का मसला नहीं है, राउंडिंग ऑफ का अगर एरर है किसी का तो कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ का एरर है तो कोई बात नहीं, $300 रख के दे देना $1 के ना। राउंडिंग ऑफ का एरर एक्सेप्टेबल होता है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड। अब इसका जो है वो बना लो, उसका इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन बना लेते ना, 1 मिनट लगेगा। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन, एक मिनट वेट। इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स और फिर आखिर में टोटल। और एक रह गया हमारा ऑर्डिनरी शेयर, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड टोटल। अच्छा भाई, शेयर प्रीमियम 0 है, रीवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 है, जनरल रिजर्व जो है वो है 38,375 और रिटेन अर्निंग इज 105,937। इन सब का टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल क्या बन रहा है? 588,062। सेम ही होता है, बट कभी कभार रिक्वायरमेंट आती है तो करना पड़ता है। मार्क्स मिल रहे हैं फ्री के, आपको क्या मसला है? नहीं, अब इतने मजे नहीं लग रहे। ये ये आ जाएगा। जो चेंजेस इन इक्विटी है ना, ये 12-15 मार्क्स का भी आ जाता है, 20 मार्क्स का भी आ जाता है। हाँ।